जैसा कि आप जानते हैं, हम उड़ान झारखंड ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। 9000 प्रश्नों का महासागर है ये बुक। आज 10वां दिन है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। यहाँ पर लिखा गया है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है, एक मिनट, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में दक्षिणी कोयल नदी, बिल्कुल गलत। अच्छा, दामोदर नदी पर नहीं है, ठीक है। सोन नदी पे भी नहीं है, उत्तरी कोयल नदी बचा। तो देखिए, उत्तरी कोयल नदी की एक सहायक नदी है बूढ़ा नदी, ठीक है। हमने क्लासेस में देखा था, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है बूढ़ा नदी, और बूढ़ा नदी जो कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी पे है। तो यहाँ हमने देखा था कि इस नदी पे झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात अवस्थित है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 137 मीटर है, लगभग 137 मीटर, और अगर फीट में बात करें तो 450 फीट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, लातेहार जिला में स्थित लोध जलप्रपात जो है वो आपके बूढ़ा नदी पर स्थित है। लातेहार जिले में लोध जलप्रपात जो है वो आपके बूढ़ा नदी पर स्थित है। अच्छा, आगे देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? अच्छा, कौन सा जलप्रपात लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? तो याद रखिएगा, हेसातु जलप्रपात जो है ये आपके लातेहार जिले में अवस्थित नहीं है। अच्छा, लातेहार जिले में कौन कौन से जलप्रपात अवस्थित है? तो गौतम घाट जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, कांति जलप्रपात, ये सब लातेहार जिले में स्थित है। तो कौन कौन से जलप्रपात याद रखने आपको लातेहार के? तो लातेहार में है बूढ़ाघाट जलप्रपात, जो अभी हमने बात किया था, ठीक है। लातेहार में बूढ़ाघाट जलप्रपात, गौतम घाट जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद लोध जलप्रपात, कांति जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, और इसके अलावा आपको याद रखना है तो गौतम घाघरी जलप्रपात। ये घाघरी जलप्रपात जो है ये भी आपके कहाँ पर है? लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ पर? लातेहार जिला में स्थित है। और अगर यहाँ से पूछा जाए कि हेसातु जलप्रपात कहाँ है, तो हेसातु जलप्रपात है आपका गढ़वा में। कहाँ पर? गढ़वा में है हेसातु जलप्रपात, गढ़वा में है हेसातु जलप्रपात। अच्छा, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? अच्छा, झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, ये सारे के सारे, और अभी यहाँ पर हमने देखा हेसातु जलप्रपात, ये सब क्या है? गढ़वा जिले में स्थित जलप्रपात है। याद रख लीजिएगा, गुरसिंधु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, हेसादु जलप्रपात, गुंगा झन जलप्रपात और सतबहिनी जलप्रपात। गुंगा झुन जलप्रपात, सतबहिनी जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात, गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, ये सब जो है आपके गढ़वा जिले में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात, जो गढ़वा जिले में स्थित है बलचौरा जलप्रपात, वो किस नदी पर स्थित है? तो गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात कनहर नदी पे स्थित है। गढ़वा जिले में स्थित जो बलचौरा जलप्रपात के बारे में अभी हमने देखा, वो कनहर नदी पर स्थित है। और ये अगर और डिटेल में पूछा जाए तो गढ़वा जिले के घुरकी प्रखंड, याद रखिएगा, गढ़वा जिले के घुरकी प्रखंड के कनहर नदी पर बलचौरा जलप्रपात का निर्माण होता है। अच्छा, कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? पलामू जिले में अवस्थित है, तो ये आपका जो यहाँ कुंड जलप्रपात दिख रहा है ये आपके पलामू जिले में अवस्थित है। तो पलामू जिले में याद रख लीजिएगा कुंड जलप्रपात, पलामू जिले में एक जलप्रपात कुंड जलप्रपात। बाद बाकी ये दसम जलप्रपात कहाँ का है? दसम जलप्रपात आपका रांची का है। सोनवा जलप्रपात कहाँ का है? और सोनवा जलप्रपात आपके रांची में ही, ठीक है। तो रांची के क्या हो गए दसम जलप्रपात? आप देखे होंगे रांची के जलप्रपात, हुंडरू, दसम, जौनहा, सोनवा, सीता, तीरू, पंगुरा, ये सब जो है आपके रांची के जलप्रपात है। तो याद रख लीजिएगा, दसम जलप्रपात रांची का है, ठीक है। वहीं पर सोनवा जलप्रपात रांची का है। कुंड जलप्रपात अभी हमने देखा पलामू में स्थित है। और अगर ये सतवागन जलप्रपात की बात करें तो ये कोडरमा में है। कहां पर? सतवागन जलप्रपात कोडरमा में है। अच्छा, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? अच्छा, झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। और पहला जलप्रपात जो हमने देखा था बूढ़ाघाट जलप्रपात, कौन सा? पहला जलप्रपात जो हमने देखा था वो आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात, और दूसरा झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है, जिसकी
अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग 98 मीटर, और अगर फीट में बात करें तो 321 फीट। ठीक है, फीट में बात करें तो 321 फीट, और अगर मीटर में बात करें तो 98 मीटर। ठीक है, दूसरा सबसे जो ऊंचा जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल रांची का नगड़ी, और वहां से निकल करके ये उड़ीसा में चली जाती है, और झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को गिराती है। तो ये सब आपको पता होगा। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात रांची में पड़ता है। ठीक है, चलिए, हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई फीट में कितनी होगी? 321 फीट। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके रांची जिले में स्थित है। दसम जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, और दसम को एक और नाम से जाना जाता है, दसोंग। ठीक है, किस नाम से? दसोंग नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है। किस पर? कांची नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करी जाए, दसम जलप्रपात की ऊंचाई की बात करी जाए, तो इसकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर है, और अगर फीट में बात करी जाए तो 130 फीट है। ठीक है, दसम जलप्रपात। अच्छा, दसम जलप्रपात का नाम दसम जलप्रपात क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा मतलब 10 धाराओं, यहां पर कहा जा रहा है कि 10 धाराएं आकर के मिलती है, और 10 धाराओं के कारण, नाम के कारण इसका नाम पड़ा गया दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात या फिर दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है लगभग? तो दसम जलप्रपात की ऊंचाई है 40 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 130 फीट। ठीक है, 130 फीट। और कांची नदी जो है ये आपके, और कांची नदी किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी नदी है? कांची, राढ़ू, संजय, ये सब हमने देखा था, जुमारू, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, दसम जलप्रपात को इनमें से अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दसोंग नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दसोंग नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं आगे। हाँ, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है। किस पर? कांची नदी पर स्थित है। जौना जलप्रपात कहां पर है भाई? जौना जलप्रपात जो है ये आपके रांची जिले में स्थित है। कहां पर? रांची जिले में स्थित है। जौना जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। और इसके बारे में अगर बात करें जौना जलप्रपात की, तो इसको अन्य नाम, एक नाम से जाना जाता है, जौना को गौतम धारा के नाम से। गौतम घाट से आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, गौतम घाट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, गौतम धारा, गौतम घाट के बारे में हमने अभी ऊपर देखा था कि गौतम घाट लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, गौतम घाट। लेकिन ये जो जौना जलप्रपात है इसका अन्य नाम गौतम धारा है। ठीक है, गौतम जलप्रपात बोलिए या फिर जौना जलप्रपात बोलिए, रांची में स्थित है। कहां पर? रांची में स्थित है। और किस नदी पर? तो रांची में ये राढ़ू नदी पर स्थित है। और ये राढ़ू नदी भी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपके स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। और इसका नाम गौतम धारा जलप्रपात इसीलिए भी रखा गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर, इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। ठीक है, जौना जलप्रपात में, यानी कि गौतम धारा जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, ऐसा माना जाता है। किस नदी पर है? राढ़ू नदी पर है। और किस जिले में है? तो रांची जिले में है। जौना जलप्रपात को इस अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। जौना जलप्रपात किस नदी पर है? तो राढ़ू नदी पर है। जौना जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चलिए, इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल गलत है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बिल्कुल गलत। ठीक है, तो सारनाथ क्या है? चलिए, कहा जा रहा है कि इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, तो ऐसा सही है, और इसी कारण से इस जलप्रपात को गौतम धारा अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? ठीक है, तो देखिए, रांची में हमने देखा गौतम जलप्रपात, सॉरी, गौतम धारा, जिसे कि जौना जलप्रपात कहा जाता है। रांची में ही हमने देखा दसम जलप्रपात, रांची में ही हमने देखा हुंडरू जलप्रपात, और उसके अलावे आपको ये जलप्रपात याद रखने हैं, रांची के सोनवा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात। सोनवा जलप्रपात, सीता जलप्रपात और पंगुरा जलप्रपात। ठीक है, अब देख लीजिए, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है? तो खूंटी जिला में अवस्थित जो जलप्रपात है वो पंचघाघ जलप्रपात आपके खूंटी जिला में अवस्थित है। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है, याद रख लीजिएगा, पंचघाघ। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, पंचघाट जलप्रपात के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो पंचघाट जलप्रपात जो है ये बनाई नदी से संबंधित है। किससे? बनाई नदी से। आगे इसके बारे में बात करें तो ऊंचाई से देखिए, पंचघाट जलप्रपात जब ऊंचे जगह से गिरती है तो ये 5 धाराओं में बढ़ जाती है, इसीलिए इसका नाम पंचघाट जलप्रपात रखा गया है। खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है, बिल्कुल सही है। यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में विभक्त हो जाता है, ये भी सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक, आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है? ठीक है, लोहरदगा जिले में कौन से जलप्रपात है? तो घरघरिया जलप्रपात जो है ये लोहरदगा का ही जलप्रपात है। निंदी जलप्रपात ये भी लोहरदगा में ही स्थित है। अच्छा, कौन सा जलप्रपात? तो याद रखिए साथ ही साथ लोहरदगा के घरघरिया और निंदी। कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है? गुमला जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो याद रख लीजिएगा, गुमला जिले में हेपात जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, ये सारे के सारे जलप्रपात जो हैं ये गुमला जिले में अवस्थित हैं। ये सारे के सारे हेपाद, सदनी घाघ, नागफेनी, ये सभी जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि गुमला जिले के बारे में कि जो गुमला जिले के और कुछ जलप्रपात है क्या? तो याद रखिएगा, हेपात जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, प्रेमा घाघ और शेरका जलप्रपात। प्रेमा घाघ और सिरका जलप्रपात ये आपके गुमला जिले में स्थित है। गुमला जिले में स्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? गुमला जिले में जो जलप्रपात है उनमें से कौन सा मिलान सही है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है हेपाद जलप्रपात जो है, हेपाद जलप्रपात क्या ये घाघरा नदी में स्थित है? क्या ये घाघरा नदी पर स्थित है? तो सही है, क्योंकि हेपात जलप्रपात घाघरा नदी पर स्थित है। ठीक है, नागफेनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शंख नदी पर स्थित है। नागफेनी जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। सदनी घाघ भी शंख नदी पर स्थित है। और अगर सदनी घाघ के ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये 60 मीटर ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, और ये सदनी घाघ जलप्रपात का जो स्ट्रक्चर है, जो आकार है, इसका शेप है, वो सर्पाकार है। कैसा? सांप के जैसा। ठीक है, चलिए, गुमला में स्थित सदरी घाट जलप्रपात कार कैसा है? तो सर्पाकार है। कैसा है? सर्पाकार है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? कहा जा रहा है कि सिमडेगा जिले से किस जलप्रपात का किसका है? तो देखिए, सिमडेगा जिले में दो जलप्रपात है। सिमडेगा जिले में दो जलप्रपात, केला घाट जलप्रपात और सुगा काटा घाघ। याद रख लीजिएगा, सुगा काटा या सुगा घाघ भी कह सकते हैं। तो केला घाघ और सूगा काटा घाघ ये आपके जलप्रपात कहाँ पर हैं? तो ये सिमडेगा जिले में स्थित है। सिमडेगा जिले में केला घाघ और सूगा काटा घाघ क्या स्थित है? और ये यहाँ पर अगर इसमें पूछा जाए कि बताइए कि जो सूगा काटा घाघ है ये किस नदी पर स्थित है? तो सूगा काटा घाघ आपका शंख नदी पर ही स्थित है। सूगा काटा घाघ जलप्रपात जो कि सिमडेगा में स्थित है, सिमडेगा जिले में है। और ये किस नदी पर है? तो शंख नदी पर स्थित है। किस नदी पर? शंख नदी पर। कहा जा रहा है डुमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में स्थित है? डुमेर सुमेर, तो ये चतरा जिले में है। कहां पर? चतरा जिले में डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, चतरा जिले का कौन कौन सा जलप्रपात है? ठीक है, तो चतरा जिले में है एक गोवा जलप्रपात। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा, ये गोवा राज्य। ठीक है, गोवा जलप्रपात आपका तमासीर जलप्रपात। उसके अलावे मालूदह, डुमेर सुमेर जलप्रपात और करीदह जलप्रपात। कौन कौन सा? गोवा जलप्रपात, तमासीर जलप्रपात, मलूदह जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात और करीदह जलप्रपात ये आपके चतरा जिले में स्थित है। कहा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? गोवा है, ठीक बात है। तमासीर है, ठीक बात है। मादुदज है, ठीक बात है। यानी कि सारे के सारे जलप्रपात ये चतरा जिले में स्थित है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये जो सूरजकुंड जलप्रपात है ये आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। कहाँ पर? हजारीबाग जिले में स्थित है सूरजकुंड जलप्रपात। और सूरजकुंड जलप्रपात जो हजारीबाग में है। और यहाँ पर एक और जलप्रपात है बोकारो जलप्रपात। तो ये मत कह दीजिएगा कि बोकारो जलप्रपात बोकारो में स्थित है। ठीक है, तो बोकारो जलप्रपात और सूरजकुंड जलप्रपात आपका हजारीबाग में है। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, रजरप्पा रामगढ़। ठीक है, तो रामगढ़ जिले में स्थित है रजरप्पा जलप्रपात। आगे देख लेते हैं।
अच्छा, झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पर स्थित है? झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आपका दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दामोदर नदी लातेहार के टोरी लातेहार के चंदवा प्रखंड के टोरी जगह से निकलती है और निकलते हुए आगे बढ़ते 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 रामगढ़ जिले में जब एंट्री करती है तो वहां पर नीचे से एक नदी आती है, भैरवी नदी। और इन दोनों के जब संगम होता है, यहाँ पर है कौन सा? तो रजरप्पा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? रजरप्पा जलप्रपात है। तो दामोदर तथा भैरवी नदी। सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? अभी हमने बात किया था कोडरमा जिले में सतवागन जलप्रपात के बारे में, ठीक है। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में एक ही जलप्रपात है, मटिंडा जलप्रपात, ठीक है। धनबाद जिले में धनबाद जिले का ये मटिंडा जलप्रपात है। वहीं पर बोकारो जलप्रपात ये आपका हजारीबाग में है। हिरनी जलप्रपात कहाँ पर? और ये जो उसरी जलप्रपात है, उसरी जलप्रपात कहाँ पर है? गिरिडीह में है। कहाँ पर? उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है। और अगर हिरनी जलप्रपात की बारे में बात करें तो वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा जलप्रपात है? तो वेस्ट सिंहभूम का है ये हिरनी जलप्रपात। तो हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम, उसरी जलप्रपात गिरिडीह, बोकारो जलप्रपात कौन सा? हजारीबाग, और मटिंडा जलप्रपात धनबाद। तो ये याद हो गया होगा। अब देखिए इस किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम से है? तो पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात अभी हमने देखा, ठीक है। थकोरा जलप्रपात भी है पश्चिमी सिंहभूम में, और लुपुंगटू, ठीक है, लुपुंगटू जलप्रपात भी कहां पर है? पश्चिमी सिंहभूम में ही है। तो हिरनी जलप्रपात, थकोरा जलप्रपात और लुपुंगटू जलप्रपात ये आपके पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो हिरनी जलप्रपात जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, यह है आपके गरहा या फिर राम गरहा नदी, इसी को कहा जाता है गरहा या फिर राम गरहा नदी। इस नदी पर स्थित है आपका पश्चिमी सिंहभूम का हिरनी जलप्रपात, पश्चिमी सिंहभूम का हिरनी जलप्रपात। और जब बात आई है इसके नदी के बारे में तो याद रखिएगा हिरनी जलप्रपात की ऊंचाई आपको पूछा जाए तो 37 मीटर है, और अगर फीट में बात करें तो 121 फीट है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा हिरनी जलप्रपात गरहा या फिर राम गरहा नदी से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में आपका जो धारागिरी जलप्रपात है ये आपके पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहां पर? धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहां पर? पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित। उसरी जलप्रपात अभी हमने देखा गिरिडीह में है। कहां पर? उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है। और मोती झरना जलप्रपात, ठीक है, मोती झरना ये आपके साहेबगंज में है। कहां पर? साहेबगंज में है, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा जलप्रपात राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है? तो मोती झरना जलप्रपात साहेबगंज में है, उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है, ठीक है। मालूदा जलप्रपात जो हमने अभी देखा, और ये जो मालूदा जलप्रपात है ये आपके चतरा में है। कहां पर? चतरा में है मालूदा जलप्रपात। और अभी हमने देखा धारागिरी जलप्रपात के बारे में जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, यानी कि ईस्ट सिंहभूम में है। तो याद रख लीजिए उसरी जलप्रपात गिरिडीह, मोती झरना जलप्रपात साहेबगंज, धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम, मालूदा चतरा, ठीक है। राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित मोती झरना जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो जो मोती झरना जलप्रपात है वो अजय नदी से संबंधित है। किससे? अजय नदी से संबंधित है मोती झरना जलप्रपात, अजय नदी। और आप अजय नदी के बारे में तो जानते ही होंगे, हमने नदियों वाले क्लास में किया हुआ है और इससे पहले भी देखा है। तो अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वो मुंगेर है। कहाँ पर? मुंगेर, बिहार का मुंगेर जिला से अजय नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ पर जाकर के अपना जल को गिराती है? तो ये मुंगेर से निकल करके भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी जो कि गंगा नदी ही है, वेस्ट बंगाल में कहलाती है। तो भागीरथी नदी में पश्चिम बंगाल के कटवा कटवा नामक जगह में जाकर के अपने पानी को गिरा देती है। अजय नदी निकलती है मुंगेर से निकलेगी भागीरथी नदी में पश्चिम बंगाल के कटवा जिले में जाकर के अपने जल को गिराती है, ठीक है। तो इसका मुहाना ये हो गया। और मुंगेर से भागीरथी नदी तक ये अपने कितनी दूरी तय करती है? तो 288 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर बात करते हैं अजय नदी की सहायक नदियों के बारे में तो ये आपका पथरो नदी तथा जयंती नदी, और इसी नदी से संबंधित है आपका मोती झरना जलप्रपात। तो याद हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है? झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अभी हमने देखा धारागिरी जलप्रपात कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में। धारागिरी जलप्रपात जो है वो आपके पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। उसके बाद देखिए केरिदा जलप्रपात जो है आपके चतरा में है, ठीक है। वहीं पर गंगा झुंझ जलप्रपात जो है आपका, और गंगाझन जलप्रपात आपके गढ़वा में है। कहाँ? गढ़वा में है, ठीक है। ये केरिदा जलप्रपात आपका कहाँ है? चतरा में है।
धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में है, तो बताइए कि और कौन सा जलप्रपात बचा? उसरी जलप्रपात, ये आपकी गिरिडीह में है। ठीक है, राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित उसरी जलप्रपात का संबंध किस पहाड़ी से है? ठीक है, तो उसरी जलप्रपात का संबंध जो है ये आपके खंडोली पहाड़ी से, किस पहाड़ी से? खंडोली पहाड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो गिरिडीह में जो उसरी जलप्रपात है, गिरिडीह में उसरी जलप्रपात जो है ये आपके खंडोली पहाड़ी से संबंधित है, खंडोली पहाड़ी से संबंधित है। और किस नदी पर है? तो ये आपके उसरी नदी पर ही है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड जलकुंड गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक गर्म जलकुंड है ये आपके हजारीबाग जिले में ही स्थित है, हजारीबाग जिले में ही स्थित है, जिसका नाम है सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड एक हजारीबाग जिले में जो गर्म जलकुंड है जिसका नाम है सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड गर्म जलकुंड। अब देखिए ये भारत का सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है, भारत का सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है, याद रखिएगा, जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है। सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान कितना होता है? तो सूरजकुंड जो जलप्रपात है, सूरजकुंड जलप्रपात बोलिए या फिर गर्म जलकुंड बोलिए, तो इसका तापमान कितना होता है? तो 88 डिग्री सेल्सियस, लगभग 88 डिग्री सेल्सियस। और इसको अगर फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाए तो 88 डिग्री सेल्सियस लगभग 190 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसका टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर देखिए 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए बात करते हैं सूरज कुंड, इसको तो हो गया। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में नहीं है? तो देखिए हजारीबाग जिले में कौन सा गर्म जलकुंड नहीं है? तो नूनबिल जलकुंड जो गर्म जलकुंड है वो आपके हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है। बाद बाकी आपका ये हरहद जलप्रपात, ठीक है, हरहद गर्म जलकुंड, टाइगर प्रपात और कावा जो जलकुंड, ये सब आपके हजारीबाग में है। ठीक है, ये सब आपके हजारीबाग में है, जबकि जो नुनबिल है ये आपका दुमका में है, जबकि जो नुनबिल है ये आपका दुमका में है, याद रख लीजिएगा, नुनबिल दुमका। अच्छा, हरहद, टाइगर और कावा ये आपके कहां पर है? हजारीबाग में है। हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड किस नदी पर स्थित है? तो हजारीबाग में जो टाइगर जलप्रपात है, ठीक है, वो आपके बराकर नदी पर है। कौन से नदी पर? बराकर नदी पर है। ठीक है, कौन से नदी पर? बराकर नदी पर है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? तो याद रखिएगा, ये इसको जानने से पहले कि कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में है तब याद हो जाएगा। देखिए रानी बहल जलकुंड ये दुमका में है। ठीक है, रानी बहल दुमका में है। वहीं पर दुमका या फिर जो झुमका जलकुंड, ठीक है, झुमका जिसे कि भूमका भी कहा जाता है, ये आपके दुमका में ही है। झरिया पानी ये आपका दुमका में है, झरिया पानी ये आपका दुमका में है। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, हाँ ठीक है। और ये जो ताता पानी है, ये जो ताता पानी गर्म जलकुंड है ये आपके लातेहार में है। कहां पर? ताता पानी लातेहार में है। वहीं पर दुमका में एक जलकुंड है जिसका नाम है तपात पानी, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है ताता पानी से और तपात पानी से। देखिए तपात पानी जो है ये आपका कहां पर है? दुमका में है। लेकिन जो ये ताता पानी है ये आपके लातेहार में है। दुमका में रानी बहल, झुमका या फिर भूमका बोलिए, झरिया पानी, ठीक है, वहीं पर ततलोई, बारा झरना, नुनबिल ये सब जो है गर्म जलकुंड आपके दुमका में है, बल्कि लातेहार में है ताता पानी, और तपात पानी दुमका में ही है। दुमका जिले का रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो देखिए रानी बहल नाम का जो जलकुंड कहां पर है? दुमका जिले में स्थित है, और ये आपके मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है, मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि दुमका जिले का तपात पानी नामक गर्म जलकुंड राज्य की किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो तपात पानी है वो आपका मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है, मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है, याद रखिएगा। दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड, ततलोई गर्म जलकुंड, इसका संबंध किस नदी से है? जो ततलोई जलकुंड है वो आपके भुरभुरी नदी है, ठीक है, उससे संबंधित है। और ये भुरभुरी नदी पलासी एक जगह है वहां के पास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है कि कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? तो कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? तो देखिए तेतुलिया गर्म जलकुंड, ठीक है, धनबाद में आपका तेतुलिया गर्म जलकुंड है, और आपका सुसुम पानी गर्म जलकुंड ये आपका धनबाद में ही है। तो याद रख लीजिएगा, तेतुलिया और सुसुम पानी, तेतुलिया गर्म जलकुंड कहां पर? धनबाद में है, सुसुम पानी भी धनबाद में है। ठीक है, और तेतुलिया जो है दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तेतुलिया जो जलकुंड है गर्म जलकुंड, इसका संबंध दामोदर नदी से है। और सुसुम पानी का है मोर नदी, ठीक है, सुसुम पानी का है मोर नदी, जो कि मयूराक्षी नदी भी कहलाता है, तो दोनों का संबंध इससे है।
कहा जा रहा है कि धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका दामोदर नदी। और कहा जा रहा है कि कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है? तो लातेहार में अभी हमने देखा था ताता पानी जिला गर्म जलकुंड के बारे में, तो ताता पानी लातेहार में है। वहीं पर तेतुलिया जो है वो आपका दुमका में है। तेतुलिया अभी हमने देखा कि दुमका में है, सॉरी, तेतुलिया आपका धनबाद में है, जबकि ततलोई आपका दुमका में है। ततलोई दुमका में है, तो ये कंफ्यूजन वाला नाम है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तेतुलिया धनबाद में है, ततलोई कहाँ पर है? तो ये दुमका में है। ठीक है, आगे देखिए बारामासिया। बारामासिया जो जलकुंड है ये आपका पाकुड़ में है। कहाँ? बारामासिया पाकुड़ में है। और जो दुआरी है ये आपका चतरा में है। ठीक है, तो याद रह जाएगा। ठीक है, चतरा में दुआरी जलकुंड, वहीं पर बारामासिया जलकुंड पाकुड़ में। ताता पानी आपका कहाँ पर है? तो ताता पानी आपका लातेहार में है। ठीक है, ताता पानी लातेहार में और तेतुलिया धनबाद में है। तो यहां से देख लीजिएगा लातेहार में ताता पानी। कहता है कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? तो चतरा जिले में अभी हमने देखा था कि जो दुआरी जलकुंड है, जो दुआरी जलकुंड है ये आपका चतरा में है। दुआरी चतरा में। ताता पानी कहां पर है? तो ताता पानी अभी हमने देखा कि ताता पानी जो जलप्रपात है वो आपके लातेहार में है, जबकि तपात पानी कहां पर है? दुमका में है। तेतुलिया कहां पर है? धनबाद में है। और बारामासिया है पाकुड़ में। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड का संबंध पाकुड़ जिले से है? तो पाकुड़ से कौन सा है? तो बारामासिया है। कौन सा? बारामासिया है। ठीक है, और ये देखिए लाडला उदयद ये भी पाकुड़ में है। और शिवपुर सोता ये भी पाकुड़ में है। तो बारामासिया, शिवपुर और लाडला, याद रखिएगा, बारामासिया, शिवपुर और लाडला ये पाकुड़ से संबंधित है। झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित लाडला जो गर्म जलकुंड का संबंध किस नदी से है? तो ये आपके बोरू नदी से संबंधित है। जो देखिए बोरू नदी पर से संबंधित है कौन? लाडला गर्म जलकुंड, जो कि आपके झारखंड राज्य के कहां पर? पाकुड़ जिले में स्थित है। पाकुड़ जिले में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं कि बताइए जो झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों तालाबों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो सही वाला बोल रहा है देखने के लिए। तो देखिए कांके बांध जो है वो आपके रांची में ही है, बिल्कुल सही। डिमना झील, डिमना लेक आपका जमशेदपुर में है। तोपचांची झील आपका धनबाद में है। कांके डैम जाइएगा कभी रांची तो आपको मिल जाएगा। डिमना लेक आप जमशेदपुर गए होंगे तो देखे होंगे। तोपचांची लेक जो है ये आपके धनबाद में, यानी सभी सही हो जाएगा। देखिए कौन सा झील या तालाब जमशेदपुर में है? तो जमशेदपुर में आपका कौन सा झील या तालाब है? तो आप देखिए कि जो जयंती सरोवर और हुडको झील और एक आपका डिमना अभी हमने देखा था, तो ये सब आपके लेक जो है कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। तो जयंती सरोवर, हुडको झील ये सब कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में है। झारखंड राज्य के इन तालाबों या फिर झीलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिएगा कि जो डिमना लेक जो है, डिमना लेक डिमना झील दालमा वन्य जीव अभयारण्य के पास है। जो डिमना लेक है वो आपके दालमा वन्य जीव अभयारण्य के पास है। तो यही आपका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका कि उपरोक्त झारखंड में स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया गया था? तो ये आपका हजारीबाग जो झील है, हजारीबाग झील, इसका निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया गया था। तो हमने भी झारखंड में अफवाह तंत्र को देख लिया। अब आगे देखते हैं झारखंड की जलवायु। अब हम देखेंगे झारखंड की जलवायु। झारखंड की जलवायु कैसी जलवायु है? देखिए आप तो जानते हैं कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है। अब भारत की जलवायु भारत अगर उष्णकटिबंध में है तो झारखंड भी कहाँ होगा? झारखंड भी तो उसी के अंदर आता है। तो यहाँ की भी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, यहाँ की भी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये भी याद रखिएगा साथ के साथ। चलिए हमने झारखंड का जो जलवायु जब किया था तो डिटेल में इसको किया है। यहाँ पर उतना डिटेल में हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टाइम का बाउंडेशन है, आप देख सकते हैं। तो लेक्चर जाइएगा झारखंड ज्योग्राफी का और लेक्चर देखिए, वहां से सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। झारखंड राज्य का औसत तापमान यानी कि झारखंड राज्य का एवरेज टेम्परेचर की अगर बात करें तो कितना है? तो झारखंड राज्य का एवरेज टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड राज्य का एवरेज टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, यहाँ से देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, NIDM, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड की जलवायु को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, NIDM, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड की जलवायु 3 भागों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड को इनमें से
किस जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि किस में किया गया है, तब आपको कौन सा नहीं किया गया याद रहेगा। ठीक है, देखिए मध्य उत्तर पूर्वी पठार, मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, एनआईडीएम के अनुसार झारखंड के जलवायु को 3 प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश। तो इन 3 जलवायु प्रदेशों में एनआईडीएम ने झारखंड के जलवायु को बांटा है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी नहीं। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी वाला नहीं। अच्छा देखिए, एनआईडीएम के अनुसार जो डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया जलवायु प्रदेश में से, मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से कौन सा झारखंड का जिला सम्मिलित है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सा झारखंड का जिला सम्मिलित है। तो देखिए यहां जो कहा जा रहा है कि जो जलवायु प्रदेश एनआईडीएम के द्वारा, तो ये देखिए मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, ये सारे के सारे जिला उसके अंदर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, झारखंड का मैप तो आपको पता ही होगा, 4 सिंह वाला चतुर्भुजाकार झारखंड। एक तरफ आपका कौन, साहिबगंज, एक तरफ गढ़वा, एक तरफ पूर्वी सिंहभूम, और यहाँ सिमडेगा। तो ये 4 कोनों में इस तरह से झारखंड राज्य बटा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें, ये आपका क्या है, मध्य वाला क्षेत्र, ये आपका उत्तरी क्षेत्र, ये आपका पूर्वी क्षेत्र। तो इस तरफ के जलवायु प्रदेश में जो बांटा गया है, तो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे भैया, ये आपका चतरा आएगा, सुनिएगा ध्यान से, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद मध्य में है, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, गिरिडीह। तो देखिए जो संथाल परगना क्या है, झारखंड का पूर्वी वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी वाला। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा चतरा, चतरा से स्टार्ट कीजिए, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, और मध्य में कौन कौन आ जाएगा, रांची आ जाएगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। तो ये पूरा एक मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में कौन कौन से आ जाएंगे, तो याद रखिएगा चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, और भी जिले रहते जैसे कि गिरिडीह होता। ठीक है, साथ ही साथ रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, और एक संथाल परगना के जो 6 जिले हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार जलवायु प्रदेश में से पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है। तो देखिए पश्चिमी वाला क्षेत्र कौन सा हो गया भैया, पश्चिमी इस तरफ वाला क्षेत्र। तो देखिए पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा, गढ़वा आ जाएगा, पलामू आ जाएगा, लातेहार आ जाएगा, गुमला आ जाएगा, लोहरदगा आ जाएगा, सिमडेगा और खूंटी। ठीक है, तो पश्चिम वाले क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, पलामू भी हो जाएगा, गढ़वा भी हो जाएगा, लातेहार भी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार जो दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में से कौन कौन है, तो जो आपका कोल्हान प्रमंडल है, जो आपका कोल्हान प्रमंडल के अंदर जो 3 जिले आते हैं, उसके जलवायु प्रदेश को दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तीनों इसमें आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण यहाँ का जो यहाँ का वातावरण है बहुत गर्म है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है, तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह मई है। कौन सा, मई है। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड के मैदानी भागों में लू का जो प्रकोप होता है वो नगण्य होता है। ठीक है, झारखंड का मैदानी भाग में लू का प्रकोप नगण्य होता है। झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि बताइए ये जो कथन दिया गया और जो कारण दिया गया, इसके बारे में कथन और कारण दोनों सही है, बिल्कुल सही है कि झारखंड के मैदानी भागों में जो लू का प्रकोप है नगण्य होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, और झारखंड राज्य का अधिकांश भाग जो है वो पठारी है। तो इसके कारण क्या होता है कि पठारी भाग से जो लू आता है टकरा करके इधर ही रह जाता है, और मैदानी भाग में लू नहीं जा पाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कारण और कथन दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है कि झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन के द्वारा वर्षा होती है। झारखंड राज्य में जो पवन दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा, देखिए झारखंड कहें या यूं कहें कि पूरे भारतवर्ष में जो किस मानसून के कारण अधिकतर वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अब देखिए झारखंड राज्य में दक्षिणी पश्चिम मानसून के शाखा द्वारा वर्षा होती है। तो देखिए झारखंड राज्य में बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिमी मानसून उठता है। ठीक है, और जो अरब सागर की शाखा से, अब यहाँ पर क्या है, भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ठीक है,
तो ये जो अरब की खाड़ी शाखा से उठेगा, जो मानसून का जो यहाँ उठेगा, और ये जो बंगाल की खाड़ी से उठेगा, इन दोनों के कारण, इन दोनों दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण झारखंड राज्य में क्या होता है, बारिश होती है। ठीक है, चलिए झारखंड के पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा के द्वारा वर्षा होती है? झारखंड के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी शाखा। देखिए झारखंड का जो पूर्वी भाग है वो बंगाल की खाड़ी से बहुत नजदीक है। बंगाल की खाड़ी से आपको पता होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी से झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम वाला जिला है, ये मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत नज़दीक होने के कारण यहाँ पर पूर्वी भाग में झारखंड के बंगाल की खाड़ी की शाखा के मानसून के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। झारखंड में वर्षा प्रतिरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि झारखंड में, देखिए झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। झारखंड राज्य में पूरब से पश्चिम की ओर, अब पूरब किधर है, इस तरफ, मतलब जो आपका साहेबगंज वाला उत्तर पूर्वी हो गया, और उसके नीचे जब आप आएंगे जो भी जिले पूरब की ओर में आते हैं आपके, साहिबगंज, उसके नीचे आपका पाकुड़ आता है, पाकुड़ के नीचे दुमका है, दुमका के नीचे जामताड़ा है, जामताड़ा के नीचे धनबाद, बोकारो, इसी तरह से रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। तो ये जो पूर्वी पार्ट से जब इधर की ओर जाइएगा तो पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है क्या? चलिए आगे देखिए, झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण, अब ऊपर से नीचे आने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो चलिए इन दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से ये याद रखिएगा कि जब आप पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि इस साइड से जब पूरब से झारखंड के पूर्व की ओर से, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपका वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। अब ये क्यों, कैसे, तो इसको हमने डिटेल में झारखंड की जलवायु में समझाया हुआ है। और जब ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। और यहीं पर आप पूछ लिया जाए कि दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी होती है। तो ये सब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल दो सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है? तो लगभग 80% जल। झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। झारखंड राज्य में एवरेज जो रेनिंग होता है वो आपका 140 सेंटीमीटर है। झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? झारखंड राज्य जो है ये मध्यम वर्षा, मतलब यहाँ पर ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, मतलब मध्यम, मिड मिड में होता है। ठीक है, तो झारखंड राज्य मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा होता है आपका नेतरहाट के पठार तरफ होता है, नेतरहाट के पठार। नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 80 सेंटीमीटर होती है। नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 180 सेंटीमीटर। झारखंड राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो ये चाईबासा का जो मैदान है, झारखंड राज्य में सबसे कम यहाँ पर वर्षा होती है, और नेतरहाट के पठार में सबसे ज़्यादा। यहाँ का एवरेज जो है 180 सेंटीमीटर, एवरेज ईयरली जो रेनिंग होता है 180 सेंटीमीटर। अच्छा, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, हजारीबाग। कौन सा? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला आपका कौन सा है? हजारीबाग है। अब आगे देख लेते हैं, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? तो झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। अब देखिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपका नेतरहाट। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान आपका नेतरहाट है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंड वाला महीना कौन सा है? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंड वाला महीना जनवरी है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंड वाला महीना जनवरी है। अब आगे देखिए कि झारखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो इसको देख लेते हैं कि झारखंड राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत माह में थोड़ी वर्षा होती है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है इसके बारे में आपको डिटेल में ज्योग्राफी की क्लास में समझ में आएगी, लेकिन आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है ऐसा पूरे भारतवर्ष में है, तो झारखंड में भी है। ठीक है, चलिए, शीत ऋतु के समय झारखंड राज्य का औसत तापमान 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना रहता है 15 से 21 डिग्री, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी यहाँ पर वर्षा होती है शीत ऋतु में, तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? तो ये आपके कौन से भाग में होता है भैया? तो देखिए, उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग, इसमें आपके महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है। राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है?
राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु, डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? तो ये आपका साहेबगंज और पाकुड़ में, साहेबगंज और पाकुड़ में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार पाया जाता है। झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में, झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायु विशेषता पाई जाती है? तो ये आप देखिएगा तीव्र और सुखद प्रकार की। देखिए यहाँ पर बहुत मतलब खुशनुमा सुखद आपको लगेगा जब जाएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा ना ज़्यादा गर्मी लगेगा, और हर एक इंसान को ऐसा जगह पसंद होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, बहुत ज़्यादा ठंडा लगे, बीच बीच में बहुत मस्त मौसम होता है। तो तीव्र और सुखद प्रकार का ये मौसम यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषता पाई जाती है? तो ये आपके झारखंड के किस क्षेत्र में? तो पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी क्षेत्र में। राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपके पाट क्षेत्र में। राज्य में शीत वर्षा प्रकार जलवायु संबंधी विशेषता पाट क्षेत्र में, और ये पाट क्षेत्र क्या है इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है। झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेश के बारे में, झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन झूठा है? कौन सा कथन झूठा है इसे देखना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जो महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु प्रदेश होता है उसमें क्या होता है कि ठंडा का मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी कि ठंडा में बहुत गर्मी, ठंडा में बहुत ठंडा और गर्मी में बहुत गर्मी, ये महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु प्रदेश में देखने को मिलता है। अब पूर्वी संथाल परगना में पाई जाने वाली, देखिए पूर्वी संथाल परगना में जो पूरब की ओर, ये आपके बंगाल की खाड़ी के ओर से जो नॉर्वेस्टर तूफान उठता है उससे संबंधित है, उसी के प्रकार के पश्चिम बंगाल के नॉर्वेस्टर के समान यहाँ की जलवायु है। तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सही है। और देखिए शीत वर्षा प्रकार, जो शीत वर्षा प्रकार का जलवायु प्रदेश होता है उसमें ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में गर्म मौसम पाया जाता है, गलत है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, झारखंड की जलवायु देखा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे झारखंड की मिट्टियाँ, सॉइल ऑफ झारखंड। इसको डिटेल में, बहुत डिटेल में इसको लेकर के चर्चा थ्योरी क्लास में करी गई है। आपको अगर समझना है बहुत अच्छे से तो आपको थ्योरी क्लास देखना होगा। ठीक है, थ्योरी क्लास का लेक्चर आपको देखना होगा, उसका प्लेलिस्ट में जाइए झारखंड ज्योग्राफी के और वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए झारखंड में निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये अवशिष्ट मिट्टी पाई जाता है, जिसे रेसिडुअल सॉइल भी कहा जाता है। क्या? रेसिडुअल सॉइल। अब देखिए अवशिष्ट मिट्टी क्या होता है, हम जानते हैं कि झारखंड राज्य में जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था उस समय धरती माता अपने अंदर से क्या कर रही थी, आग उगल रही थी। ये पूरा आग का गोला था पृथ्वी, और जहां मन तहा क्या हो रहा था, आग उगले जा रही है। अब आग उगले जा रही है तो जो हमने बताया था कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है उस समय से लेकर अभी तक के काल को 5 महायुग में बांटा गया है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक। तो इन 5 महायुग में, और इसके अलग अलग कल्प हैं। तो जो पहला महायुग था उसमें कल्प जो हमने बात किया था आर्कियन कालीन चट्टानें और प्री कैम्ब्रियन, जिसमें कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में हमने बात किया हुआ है। तो उस समय से लेकर, यानी कि आज से लगभग 450 से 500 करोड़ साल पहले से लेकर के अभी तक, तो उस समय के चट्टान झारखंड में मिलते हैं। उस समय जो चट्टान थे, आग्नेय चट्टान के अंदर आर्कियन कालीन चट्टानें जो है झारखंड के 90% भाग में, छोटा नागपुर पठार के 90% भाग में आपको आर्कियन कालीन चट्टानें मिलेंगी। अब उस समय से लेकर अभी तक में चट्टानों में टूट फूट भी हुआ, चट्टानें टूट करके वो अलग प्रकार से बनी। तो चट्टानों के टूटने फूटने से, ठीक है, चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है और वो मिट्टी यहीं पर रह गई, तो वो होती है अवशिष्ट टाइप की मिट्टी, रेसिडुअल टाइप की मिट्टी। तो यहाँ पर उसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा 6 प्रकार में। कितने? कुल 6 प्रकार में झारखंड राज्य के मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से लाल मिट्टी है, ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अब्रक मूलक मिट्टी। तो ये 6 प्रकार की कुल मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है झारखंड राज्य में। बहुत डिटेल में इसका चर्चा किया गया है। अच्छा, झारखंड राज्य का सबसे सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सा है? तो याद रखिएगा ये आपका लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी ये झारखंड राज्य का सबसे मतलब सर्वप्रमुख मिट्टी है, मेन मिट्टी है। ठीक है, छोटा अगर कहा जाए कि छोटा नागपुर पठार के लगभग 90% भाग पर आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, 90% भाग पर लाल मिट्टी पाया जाता है। चलिए
और देखिए, हम ये भी जानते हैं कि ग्रेनाइट, नीस ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है, आर्कियन कालीन चट्टानें ये सब। और ग्रेनाइट तथा नीस ये सब के टूटने-फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इन सब के टूटने-फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी हम बात जानते हैं। और जब जब ये चट्टानें थी, उस समय कोई जीवाश्म वगैरह नहीं था, ठीक है? यहाँ पर कोई पेड़-पौधा, जीव-जंतु नहीं था, तो उस समय के चट्टानों के टूटने-फूटने से अगर लाल मिट्टी बनेगी, तो चूँकि उस समय खनिज बाहर से निकल रहा था, तो लाल मिट्टी में भी खनिज मिलेंगे, ठीक है? और इस लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड, बॉक्साइट ये सब याद रखिएगा, लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट ये सब बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण फेरिक ऑक्साइड ये के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है? याद रखिएगा। अब देखिए झारखंड राज्य की सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपका लाल मिट्टी पाया जाएगा, ठीक है? झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता, ठीक है? राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में याद रखिएगा, उधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है कौन से क्षेत्र में? तो राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में, याद रखिएगा। राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है। और देखिए याद रखिएगा, बेसाल्ट चट्टान ये भी क्या है? बेसाल्ट चट्टान भी आपका आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। काली मिट्टी को आपका लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कही जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो इतने नाम हैं, अलग अलग नाम पूछ लिए जा सकते हैं। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है? ये भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, इस मिट्टी में अब ये चट्टान जो थे जिस समय, और ये जो है कि बेसाल्ट चट्टान, इसमें भी खनिज, लवण, अयस्क ये सब मिलेंगे। तो देखिए काली मिट्टी में भी मिलेगा। काली मिट्टी में क्या-क्या मिलता है? तो याद रखिएगा, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, ठीक है? तो ये सब बात आपको याद रखना है, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है? राजमहल की पहाड़ी में। अब देखिए झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के टूटने-फूटने से, अब क्या होता है? टूटने-फूटने से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो ये आपके काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी, ठीक है? चलिए, काली मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए, देखिए क्या बोला जा रहा है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए, रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ठीक है? चलिए, देखिए कहा जा रहा है राज्य में उपलब्ध काली मिट्टी का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो ये आपका चना के लिए किया जाता है, किसके लिए? चना के लिए। चलिए, देखिए हम जानते हैं कि जो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, लेकिन झारखंड राज्य में इसका कुछ एक्सेप्शन है। यहाँ पर आपको चना, गेहूँ ये सब भी इसमें मिलेगा, तो चना मुख्यतः है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लैटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल उपजाई जाती है? तो ये आपका कौन-सा है? चावल तथा मोटे अनाज। देखिए, लैटेराइट मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है, जैसे काजू वगैरह ये सब का। तो देखिए लैटेराइट मिट्टी, और हमने ये भी बताया था लैटेराइट मिट्टी का जो उपयोग है वो ईंट बनाने में किया जाता है। किसमें? ईंट बनाने में किया जाता है। जाकर के डिटेल में झारखंड की मिट्टियों को आप देखिएगा, वहाँ से समझ में आएगा। झारखंड राज्य में पाए जाने वाली लैटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सच्चा नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सच्चा नहीं है। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, तो याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी में कंकड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो बिल्कुल सही। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। तो याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी का निर्माण मौसम में परिवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? मौसम में परिवर्तन, कभी आर्द्रता, कभी शुष्कता, कभी सूख गया, कभी पानी हो गया, तो इस तरह का जो मौसम में चेंजेज होता है उसके कारण लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, बिल्कुल गलत। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होता है, ठीक है? यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होता है, याद रखिएगा। इस मिट्टी का विकास दक्षिणी पलामू, अच्छा अब पलामू किधर है? गढ़वा पलामू, लातेहार पलामू प्रखंड प्रमंडल याद होगा। तो दक्षिणी पलामू यानी कि नीचे वाला पलामू क्षेत्र, और पश्चिमी रांची, तो रांची का ये वाला पार्ट, ठीक है? रांची का ये वाला पार्ट, और संथाल परगना क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी अधिकता पाई जाती है? तो कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी भैया? तो हजारीबाग और धनबाद में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़
जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन झूठा है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जल के द्वारा, पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी, ठीक है, उस वो जो अपने साथ अवसाद लेकर के आती है और किसी क्षेत्र में उसको उड़ा देती है तो वो मिट्टी हो जाता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन झूठा है। तो चलिए देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आपका जो साहेबगंज वाला क्षेत्र है, अब साहेबगंज वाले क्षेत्र से यहाँ से जो गंगा नदी पास करती है और गंगा नदी के साहेबगंज से टच करके निकलती है, तो इधर वाला जो पार्ट होगा इसमें क्या होगा, ये जो गंगा नदी बाढ़ के साथ अपने साथ जो मिट्टी लेकर के आएगी तो ये मैदानी क्षेत्रों में उड़ा उड़ा देगी, जलोढ़ मिट्टी इधर होगा। तो यहाँ सही है कि विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल दो प्रकार का होता है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर मिट्टी जैसे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को। देखिए अब जहां पर हर साल बाढ़ आएगा, तो हर साल बाढ़ आएगा तो बाढ़ का पानी क्या होता है, लेकर के आएगा अपने साथ मिट्टी। अब वो मिट्टी जब बाढ़ वहां से जाएगा तो मिट्टी क्या होगा, धीरे धीरे वहां जम जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। तो जो मिट्टी हर साल बाढ़ लेकर के आती है तो वो कहलाता है खादर मिट्टी और वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। अब बांगर मिट्टी क्या है, किसी किसी जगह में 4 साल 5 साल पर बाढ़ आती है तो वो जो मिट्टी एक बार आई और 4 साल 5 साल तक वो मिट्टी रह गई तो वो बांगर होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो दोनों प्रकार की मिट्टी आपका झारखंड राज्य में पाई जाती है। अच्छा, इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि कंकड़ की अधिकता आपको लैटेराइट मिट्टी में देखने को मिलेगी। इस मिट्टी में चूना तथा पोटास की अधिकता पाई जाती है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में चूना पोटास की अधिकता पाई जाती है। बहुत उपजाऊ मिट्टी है, धान वगैरह इधर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, इस मिट्टी में। अब देखिए राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है, तो कोडरमा वाले जिले में, क्योंकि इधर अभ्रक का खान, माइका का खान जिधर होगा उधर माइका की जो रेसिडुअल है, माइका के चूर जो इस मिट्टी में मिल जाएगा तो अभ्रक मूलक मिट्टी वो है। अब देखिए कहा जा रहा है कि बताइए झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है क्या। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो अभ्रक मूलक मिट्टी है इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। अच्छा, जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया, बिल्कुल सही। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि सभी सही हो जाएंगे अभ्रक मूलक मिट्टी के संबंध में। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है। तो देखिए ये जो अपर्दित कगारों वाली मिट्टी है इसके कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी का निर्माण जो है तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है, बिल्कुल सही है। और यह मिट्टी अत्यंत उर्वर मिट्टी है, अत्यंत उपजाऊ है, बिल्कुल गलत। यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है। जो ये अपर्दित कगारों वाली मिट्टी है ये क्या होता है, पतली तथा पथरीली होती है, ये भी सही है। और इसका जो उर्वरता है ये कम होता है, ये याद रखिएगा, इसका उर्वरता कम होता है। तो यहाँ उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अब देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर बोला जा रहा है सत्य है, सच्चा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य के पलामू पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में, राज्य के पलामू और गढ़वा के, ठीक है, ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है, धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। और राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने इसको क्लास में करवाया, ये सही हो जाएगा सब। अब देखिए झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद ये सब है। तो ये आपका कौन सा मिट्टी है, चिकनी मिट्टी। याद रखिएगा झारखंड राज्य में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम कौन कौन सा है, तो केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद। चिकनी मिट्टी का केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद ये सब आपके चिकनी मिट्टी के उपनाम हैं, याद रख लीजिएगा झारखंड क्षेत्र में। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खिरसी, चरका, लोबो, अराहासा है। या एक बार फिर से, खिरसी, चिरका, लोबो, अराहासा है। तो ये आपका दोमट मिट्टी है। चिकनी मिट्टी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, चिकनी मिट्टी जो हमने पिछले बार देखा, पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में, तो चिकनी मिट्टी को केवाल बोलिए, चीटा बोलिए, नगरा बोलिए, गोबरा बोलिए, हलमाद बोलिए, हासा बोलिए। दोमट मिट्टी के अन्य नाम जो स्थानीय नाम है खिरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, अराहासा ये सब है। अब आगे देख लेते हैं।
कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जरिया, गिटाल हासा। ठीक है, तो ये आपका बलुई दोमट मिट्टी जो है, ये इसका स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जरिया, गिटाल हासा, तो ये सब है। तो हमने पूरा झारखंड की मिट्टियों को देखा, अब हम देखेंगे आगे। चले हम आपको एक बात का थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल रिवीजन का कोर्स अभी चल रहा है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें कितना आप सक्सेस होंगे और ये कितना फ्रूटफुल होगा आपके लिए, ये टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी आपको और 5 दिन बीता, उसके बाद सब कुछ लगेगा हाथ से निकलता हुआ। इसीलिए समय रहते आपको डिसीजन लेना है और 200, 300, 400 कुछ कोई इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर सही समय पर आप डिसीजन ले लेते हैं और आप इसमें अगर एनरोल होते हैं, तो एक सही डायरेक्शन में, एक कैलकुलेटेड और प्रॉपर तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कम समय में। देखिए क्या होता है कि बच्चे आज पढ़ते हैं, कल उसको भूल जाते हैं, 3 दिन बाद फिर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक जो बिना कोई स्ट्रेटजी का पढ़ाई होता है, पढ़ाई बहुत करते हैं बच्चे, तेज भी हैं, ब्रिलियंट भी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाता है सिर्फ और सिर्फ एक राइट स्ट्रेटजी के कारण। एक स्ट्रेटजी पर काम नहीं करते, एक बुक पर काम नहीं करते, और जिस कारण से कि एग्जाम का रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए, एक सही डायरेक्शन में काम करने के लिए, बिना किसी डीमोटिवेशन के, बिना कोई स्ट्रेस के अगर आप काम करना चाहते हैं और कम समय में, यानी कि 21 अगस्त से पहले, इससे 21 अगस्त के 10 दिन पहले अगर आप प्रिपेयर हो करके पूरे कॉन्फिडेंट में रहना चाहते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से रहना चाहते हैं और एग्जाम इस बार निकालना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों कोर्स में जरूर ज्वाइन होना चाहिए। इसके लिए आपको जो गुरु दक्षिणा है पेपर 2 के लिए 499 है, अभी ऑफर प्राइस है 399 का, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। पेपर 3 के लिए 149 है। और अगर आप पेपर 2 आपका खोरठा, यहाँ पर केवल खोरठा की बात करी जाएगी, ठीक है, पेपर 2 के लिए केवल खोरठा की बात करी जाएगी। और अगर आपका खोरठा और पेपर 3 तो सबके लिए कॉमन है, तो खोरठा आपका है तो आप कोम्बो पैक लीजिएगा, आपको 649 लगेगा पूरा, लेकिन ऑफर प्राइस जो अभी है 449 है। इसके तहत हम लोग क्या काम करते हैं, तो पेपर 2 के अंदर आपको डेली टॉपिक 7 से 8 में मिल जाता है। एक टारगेट आपका सेट हो जाता है सवेरे उठते उठते। अगर आपका एक टारगेट सेट हो जाएगा, आपके दिमाग में एक प्रेशर होगा कि हाँ हमको आज ये काम करना है, और बच्चे जो हमारे से जुड़े हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, तो एक प्रेशर के साथ जब तक काम नहीं कीजिएगा एक सही तरीके से, एक सही डायरेक्शन में, तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद आपको जो टॉपिक दिया जाएगा, जितना दिया जाएगा, जितना बोला जाएगा, जितना कहा जाएगा, बस आपको उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिएगा कम समय में हंसते खेलते रिजल्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि आपको चैप्टर वाइज जो चैप्टर दिया जाएगा उसका समरी और एमसीक्यू मिल जाएगा एक दिन बाद, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। अब जो ये टॉपिक दिया जाएगा आप ये कहां से करेंगे, तो देखिए यूट्यूब पर हमारे ही पढ़ाए हुए पेपर 2 के सारे लेक्चर्स हैं। आप उसको जा करके दोगुने स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से, 1.5 गुना स्पीड से देख करके रिवाइज कीजिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद एमसीक्यू और समरी देखिए, उसका पूरा दिमाग में छप जाएगा। जो बच्चे इससे जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, तो उसको जरूर कुछ चेंज फील हो रहा होगा और एक पॉजिटिव वाइब जो है उसके अंदर फ्लो कर रहा होगा, ये गारंटी है। अच्छा, खोरठा ग्रामर का जो क्लास रह गया है वो वहां पर तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। खोरठा ग्रामर जो बचा हुआ है वो खोरठा ग्रामर यहां पर पूरा कंप्लीट करवा के उसका पीडीएफ और क्लास भी आपको वहां पर ही मिलेगा, ठीक है। तो खोरठा ग्रामर कंप्लीट पीडीएफ और क्लास वहां पर आपको मिल जाएगा कम समय में। अगर अधिक नंबर अधिकतम अंक लाना चाहते हैं तो आपको इससे जुड़ना चाहिए, और हम लोगों का टारगेट है 90 to 95 प्लस। देखिए हमें खोरठा में पीएचडी नहीं करना है, ना ही हम किए हैं, ना ही आपको करना है। बस केवल एक स्मार्ट तरीके से काम करते हुए, हमको एक प्रॉपर तरीके से काम करते हुए इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाना है और फिर हमको लीड करना है औरों से। तो देर नहीं कीजिएगा, आज ही आपको क्या करना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इस पर मैसेज कीजिएगा और आपको सारा जानकारी वहां से पता चल जाएगा। आपको पे करना है, स्क्रीनशॉट देना है, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर पेपर 3 की बात करें तो इसमें आप हमारा चल रहा है क्राउन या फिर लुसेंट। आपके पास कोई भी बुक होनी चाहिए, और क्राउन या फिर लुसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाली बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैसेज करेंगे, आपको वो बुक भी यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्राउन या फिर लुसेंट सब्जेक्टिव वाली बुक आपके पास होनी चाहिए, वो यहाँ से प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। लेकिन हम आपको कहेंगे कि ल्यूसेंट क्राउन का सब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए अगर हम प्रेफर करें, और ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। ये अगर आपके पास बुक है तो इससे क्या होगा कि पेपर 3 में जो
30 नंबर जीके से आएगा और 20 नंबर जीएस से, यानी कि 50 मार्क्स यहां से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डेली टॉपिक दिया जाएगा 7 से 8 के बीच में, आपके पास 24 घंटे का टाइम या फिर 48 घंटे का टाइम, वो टॉपिक के लेंथ पर डिपेंड करेगा कि हम उसको रिपीट करवाएं, रिवाइज करवाएं या फिर नहीं। तो डेली या अल्टरनेट आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपके पास 24 घंटे का एक टारगेट सेट करके, 48 घंटे का एक टारगेट सेट करके आपको दिया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर काम करना है। क्राउन और ल्यूसेंट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बुक को खंगालना है। यहां पर जो कंप्यूटर एमसीक्यू का क्लास चल रहा है ये यूट्यूब पर चलेगा ही, इसके पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में दिया जाएगा। झारखंड उड़ान का जो एमसीक्यू चल रहा है, जो अभी चल रहा है, इसका भी पीडीएफ आपको यहां पर क्लास वाइज मिलते जाएगा। कैलकुलेटेड और राइट स्ट्रेटेजी किस सक्सेस का की होता है, तो आप जरूर इससे जुड़िएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, यहाँ सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी और जानकारी जो यहाँ पर है वही जानकारी वहां भी दिया जाएगा। तो जानकारी आपको मिल ही गया है, बस आपको जुड़ना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके इससे आप जरूर जुड़ जाइएगा। फिर 10 के बाद सब हाथों से चीज निकल जाएंगी और इसके बाद यहां पर एंट्री भी नहीं है। तो अभी हमारे पास टाइम है, आप जरूर यहां से जुड़िए। अब हम देखेंगे झारखंड के वन, ठीक है, झारखंड के वन। चलिए वन स्थिति रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट, एक मिनट पेन ले लेते हैं। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019, अभी 2021 वाला आ चुका है, लेकिन यहां पर 19 वाला पूछा जा रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जो वन स्थिति रिपोर्ट, इसके अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार 23,600 कितना, 611 वर्ग किलोमीटर है। 23,611 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है, तो ये आपका 29.62%। ये आपका वन स्थिति रिपोर्ट किसके अनुसार, 2019 के अनुसार 29.62%, याद रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत है, तो ये आपको याद रखना है 3.32%, 3.32%। और ये 2019 के अनुसार वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो ये आपका है 10वां स्थान। वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्यों में स्थान 10वां है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है, तो ये आपको याद रखना है, आपको 0.08, कितना, 0.08, एक व्यक्ति पर इतने वन तथा पेड़ का आच्छादन है, यानी कि गिरा हुआ है, 0.08, एवरेज की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2017, ये 2017 की बात है। इसके अनुसार झारखंड राज्य में वनों एवं पेड़ों का विस्तार कितना है, तो ये आपका 26,475 वर्ग किलोमीटर, कितना, 26,475 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार है। ठीक है, तो कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। अब आगे देख लेते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका है लातेहार। पहला पश्चिमी सिंहभूम और दूसरा पहली पश्चिमी सिंहभूम और दूसरा है आपका लातेहार। 2019 के अनुसार, 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम वाला जिला आपका जामताड़ा है। सबसे मिनिमम जो वन भूमि वाला जिला है वो आपका जामताड़ा है। कौन सा, जामताड़ा है। अच्छा, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, देखिए सर्वाधिक वन वाला जिला अलग, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम है, और वन प्रतिशत की बात करें तो वन प्रतिशत में आपका कौन सा है, लातेहार है। कितना, लातेहार है। ठीक है, अब देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला आपका चतरा है। वन प्रतिशत की बात कर रहे हैं। अब देखिए, 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका जामताड़ा ही है। तो वन क्षेत्र में भी और प्रतिशत में भी जामताड़ा सबसे कम है। चलिए, झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है। इस वन नीति के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, चलिए देखते हैं। इसको हम देखते हैं कि जो झारखंड राज्य का जो वन नीति था, 33% से अधिक उद्देश्य जो था, इसमें का क्या देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही है।
और गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा। ये सही। अब कहता है वन उत्पाद यानी कि जो फॉरेस्ट जो भी वन से प्रोडक्ट आएगा उसका खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। बिल्कुल सही है, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करी जाएगी। और वनों की सुरक्षा का दायित्व, वनों की सुरक्षा का भार वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा गया है। तो सब सही है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड के निम्न जिलों पर विचार कीजिए। झारखंड के जो नीचे दिए गए जिले हैं उस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं, जामताड़ा है, देवघर है, धनबाद है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपरोक्त जिलों को कम से कम अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कम से अधिक वन क्षेत्रफल के रूप में इसको क्या कह रहा है कि इसको मतलब व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे कम जो क्या बोलते हैं कि वन क्षेत्र किसके पास है? जामताड़ा के पास। सबसे कम जामताड़ा के पास, उसके बाद देवघर के पास, तो देवघर के पास, और उसके बाद धनबाद के पास। तो क्या हो जाएगा? सबसे कम एक जामताड़ा के पास, उसके बाद धनबाद के पास, उसके बाद देवघर के पास, उसके बाद धनबाद के पास। तो यहाँ से ये हो जाएगा। राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गठन किया गया है? तो राज्य में निर्मित वन नीति के तहत कितने वन समितियों का गठन? तो 10,000 वन समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि रक्षित वन जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होता है, अब रिजर्व क्या है, आरक्षित क्या है, संरक्षित क्या है, इसको मैंने बताया हुआ है। तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया गया है? तो देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर जाकर के कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सरकारी परमिशन लेना होगा और कुछ गतिविधि आप एक्टिविटीज़ यहाँ पर परमिसिबल है। अब देखिए कहता है प्रोटेक्टेड यानी कि संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया गया है? तो जो संरक्षित है वहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, यानी कि आप पूरी तरह से ये सुरक्षित है, संरक्षित है, यहाँ आप नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है? तो झारखंड राज्य के कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है? तो 4,387 वर्ग किलोमीटर पर। 4,387 वर्ग किलोमीटर। अब आगे देख लेते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है? तो ये कितने भूभाग पर? तो ये है आपका 19,185 वर्ग किलोमीटर। 19,185। हम अभी 2021 वाला जो वन स्थिति रिपोर्ट आया था उसके भी रिपोर्ट और डाटा को यहाँ पर आगे दिया हुआ है, उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर 2019 की बात हो रही है। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है? झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है, मतलब अनक्लासिफाइड जो वन है उसको, उसका विस्तार है। तो ये याद रखिएगा 33 वर्ग किलोमीटर। 33 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं, झारखंड के कुल वन क्षेत्रफल का कितना, वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो ये आपका है 18.58%। 18.58%। अब देखिए झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो संरक्षित वनों की श्रेणी में 81.28%। अब देखिए झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है? तो ये आपका है 0.14%। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो ये आपका है कोल्हान क्षेत्रफल में। कोल्हान क्षेत्र में। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो ये आपका है हजारीबाग क्षेत्र में। हजारीबाग क्षेत्र में। अब देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत? तो ये आपका साहेबगंज, याद रखिएगा साहेबगंज जिला में। अब आगे देख लेते हैं, राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र में के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही है, ये बात सही है। इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेमल और महुआ वृक्ष की प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो ये सभी सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत भूभाग? 2.66%। 2.66%। राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क, सूखा में, तो सूखा में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसको मैंने ट्रिक से अच्छे से समझाया हुआ है क्लास में, देखिएगा। इस वन क्षेत्र में सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है, सही है। अच्छा, राज्य का लगभग 93% भूभाग, राज्य का लगभग 93%
भूभाग इसी वन प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए क्या है, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत भूभाग है? तो आपका 93.25%, 93.25%। झारखंड राज्य में सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है? झारखंड राज्य में सरई फूल मैंने इसको बताया हुआ है आपको, तो साल वृक्ष से, किसके? साल वृक्ष से प्राप्त की जाती है सरई फूल, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो ये याद रखिएगा, कुजरी तेल। याद रखिएगा, झारखंड साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में कुजरी तेल के नाम से जाना जाता है, कुजरी तेल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि साल वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है। साल वृक्ष के बारे में तो साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है, बहुत सही। अब देखिए, झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है, इस संबंध में कौन सा कारण सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इसके लकड़ी का प्रयोग जो है दरवाजा बनाने में किया जाता है, सही है। इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है, तो महुआ का शराब पिया ही होगा आपने। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि पिया होगा, लेकिन चलिए यहाँ महुआ का शराब है तो महुआ पी करके तो गांव में रहता ही है। चलिए, अब कहता है कि इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने में किया जाता है, तो सही है। लेकिन इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन के कॉटन के लिए किया जाता है? तो ये आपका है सेमल। याद रखिएगा, सेमल, सेमल भी कहीं कहीं कहा जाता है, सेमर कहा जाता है, सेमल। ठीक है। लाह उत्पादन के लिए आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहां पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई लाह उत्पादन के लिए बिल्कुल बेस्ट भौगोलिक ज्योग्राफिकल कंडीशन है। 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बिल्कुल बेस्ट कंडीशन है। वर्षा इसमें 150 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो ये सभी की सभी जो कंडीशन है, भौगोलिक दशाएं हैं, ये सभी लाह उत्पादन के लिए सही है। अब देखिए, कहा जा रहा है कौन से वृक्ष की लकड़ियां नक्काशी के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? कौन से वृक्ष की लकड़ियां नक्काशी के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, ये वृक्ष है आपका गम्हार। कौन सा? गम्हार है, ठीक है, गम्हार। अब देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है। देखिए, लाह की किस्म कौन सी नहीं है? अगहनी लाह लाह की किस्म है, ठीक है। अगहनी लाह लाह की किस्म है। वहीं पर आपका जो ये जेठवी लाह, ये भी लाह का किस्म है। बैसाखी लाह, ये भी लाह का किस्म है। लेकिन ये जो चैती लाह है, ये लाह का वैरायटी नहीं है, लाह का किस्म नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो लाह का 4 किस्म है, कौन कौन सा? बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अगनवी लाह, चैती लाह नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? तो ये आपका बैसाखी लाह है। कितना? बैसाखी लाह। और अगर देखा जाए तो झारखंड की कुल लाह उत्पादन का 82% लगभग 80 से 82% जो है ये बैसाखी लाह से ही प्राप्त होता है। झारखंड राज्य के कुल लाह उत्पादन में बैसाखी लाह का योगदान कितना है? तो कुल लाह उत्पादन में 80%, 80 से 82%। देखिए, अब कहा जा रहा है झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई है? तो ये आपका है रांची। झारखंड के रांची में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई थी 1924 में, 1924 में। झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण उत्पाद जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, गौण उत्पाद, वन उत्पाद कौन सा है? कौन सा है भाई? तो ये आपका केंदू का पत्ता है। कौन सा? केंदू का पत्ता। केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है? केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग तंबाकू और बीड़ी के निर्माण में, ठीक है। चलिए, राज्य के केंदू पत्ता संग्राहकों की उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति को अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया था आपका 2015 में। कब? 2015 में। आगे कहा जा रहा है, बताइए निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों का पालन हेतु नहीं किया जाता है? तो किस वृक्ष का उपयोग? तो देखिए, अर्जुन का पेड़ का उपयोग किया जाता है रेशम कीट के लिए, साल का भी किया जाता है, सहतूत का भी किया जाता है, लेकिन अमरूद का नहीं किया जाता। अब देखिए, रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कितनावां स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है रेशम के उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं।
झारखंड राज्य के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो झारखंड राज्य के नगड़ी रांची यहाँ पर तसर केंद्र अनुसंधान की स्थापना करी गई है। राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया है? राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया है? तो ये आपका किया गया है 2006 में। कब किया गया? 2006 में। अच्छा, वर्ष 2017 से 2019 के बीच झारखंड राज्य में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपका किया गया 58 वर्ग किलोमीटर। तो ये हम लोगों ने झारखंड में वन और झारखंड वन नीति जो रिपोर्ट था 2019 से रिलेटेड, 2017 से रिलेटेड हमने डेटा को देखा। अब आगे 2021 वाली डेटा को हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहें इतना। और इस कोर्स में आज ही आपको क्या होना है? एनरोल हो जाना है। इस कोर्स में आज ही आपको एनरोल हो जाना है। ज़्यादा समय नहीं गवाइए और ना ही ज़्यादा सोचिए, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है? इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और वहाँ आपको जो भी कहा जाएगा बस उतना आपको करना है। बाद में आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, फिर हम आपसे लाइव बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।